बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूके का फॉर्म फिलअप करना इतना मुश्किल तो नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले के कि किस तरह फिलअप किया जाता है, नाम बदली एड्रेस वगैरह डालना कोई बड़ी फनकारी नहीं है। लेकिन इसको प्रॉपरली फिल किस तरह किया जाता है ये एक क्वेश्चन है। और अपने जो सरकमस्टेंसेस हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किस तरह किया जाता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में ही। मैं दीगर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार होते हैं, किस तरह वो एक अलग से टॉपिक है, वो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब आप यूके की वेबसाइट पर जाते हैं तो किस तरह क्वेश्चन के आंसर स्पेसिफिक टू द पॉइंट और अच्छे तरीके से किस तरह दिए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पे गूगल पे लिखना है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। इसको यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ सकती है पहले नंबर पे या सेकंड नंबर पे, डिपेंड करता है। तो www.gov.uk ये वाली अगर लिंक आता है तो उस पर आप क्लिक करें। ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज फॉल करती हैं, जैसे कि फैमिली विजिटर वीज़ा है, जनरल विजिटर वीज़ा है, चाइल्ड विजिटर है, बिजनेस की कोई छोटी मोटी मीटिंग है, या ऐसा कि स्पोर्ट्स विजिटर। ये काफ़ी सारी इसमें जो है ये वसी पैमाने पर इसको जो है ये एप्लीकेबल होता है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो आपने अगर ये अप्लाई करना है 6 महीने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो भी है इसकी वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरी स्पेसिफिक वीडियो अप्लाई करने पे है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जो मुश्किल जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह आप अप्लाई उसको जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करें, लैंग्वेज नेक्स्ट कर दें। अब जो जनरल से क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं आपको ऐसी स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन जो थोड़े से समझाने वाले हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे इंटर द कंट्री इन विच यू आर मेकिंग एप्लीकेशन, पाकिस्तान से अप्लाई करें तो पाकिस्तान का कर दें और पाकिस्तान में ही अपने बायोमेट्रिक इनरोल करवाने हैं अपने। आई हैव चेक दी के इन माई कंट्री इफ लोकेशन इज नॉट इन कंट्री, हमारे कंट्री में है जी ये बायोमेट्रिक का निज़ाम। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे कर दें और स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कर दें। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप वो वाला इंटर करेंगे जहाँ पे आपका लिंक आएगा, और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही देनी है, ताकि मैं अभी वो अपनी दे देता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं ताकि दोबारा जब आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस करें तो यही पासवर्ड आपसे वो रिक्वायर करेगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी थोड़ी सी देर तक जब हम इसके नाम वलीद और वगैरह डाल देंगे तो यहाँ पे हमारे ईमेल एड्रेस पे लिंक आ जाएगा। अब ये पूछा जी ये ईमेल आपकी है, अपनी है तो कर दें, नहीं तो किसी और की है तो समवन एल्स कर दें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल ईमेल, अगर कोई दीगर ईमेल आपके पास है तो उसको ओके कर दें और प्रोवाइड कर दें, नहीं तो नो कर दें। ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर अपना पुट कर दें और यहाँ पे इसका वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन, आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी हम आउट ऑफ यूके में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इसको बता दें कि ये मोबाइल नंबर हमारा, बिजनेस नहीं है या होम एड्रेस नहीं, होम फ़ोन नंबर नहीं है। दीगर कोई फ़ोन नंबर है तो बता दें, नहीं तो नो कर दें। मुझसे जी आप एसएमएस और कॉल के ज़रिए दोनों से रब्ता किया जा सकता है जो यूके अथॉरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे गिवन नेम और सर नेम जो पासपोर्ट को देख के लिखना है, गिवन नेम और सर नेम क्या लिखा हुआ है। अमूमन जो है ये पासपोर्ट वाले खुद ही कर देते हैं कि लास्ट वाला जो नेम होता है, अगर किसी की 3 नाम है, असद अली अब्बासी है तो अब्बासी को सर नेम कर देंगे और असद अली को गिवन नेम कर देंगे। इसी तरह फरहान खान किसी का नाम है तो खान को सर नेम या फैमिली नेम कर देंगे और गिवन नेम उसको फरहान कर देंगे। तो आपने पासपोर्ट से देखना है कि इसका जो एग्जैक्ट सर नेम और गिवन नेम क्या है। एनी अदर नेम, अब ये एनी अदर नेम का मतलब है कि आपका अगर कोई सबका कोई नाम है आपने चेंज कर दिया है तब भी एप्लीकेबल होगा आप पे ये क्वेश्चन। और अगर कोई लेडीज़ अप्लाई कर रही हैं तो सबका नाम उनका हो सकता है, यानी कि जो भी घर जो उसका बाई बर्थ नेम हो, लेकिन शादी के बाद उनका नाम हस्बैंड के साथ हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो तब भी उसमें ये एप्लीकेबल होता है और आप यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और अगर नहीं एप्लीकेबल तो आप नो कर दें अगर नाम चेंज नहीं किया। जेंडर सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अब यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं मैरिड लिख दें, अगर आपके मैरिड हैं और सिंगल है तो सिंगल लिख दें, ओके कर दें। यहाँ पे एड्रेस लिख दें, मैं सिंपल स्पीड में लिख रहा हूँ ये एड्रेस। और यहाँ पे अभी पूछता है कि क्या ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी इसी
जो पता है इसी पे आपकी ख़त किताबत भी मिल सकती है आपको। कोई अगर इन्वेलप कोई लेटर वगैरह भेजा जाए तो हम कह सकते हैं यस। और अगर आपका नहीं है कोई और आप पता कोई बिज़नेस का एड्रेस देना चाहते तो आप उसको जो यहाँ पे नो करें और उसका एड्रेस लिख दें जो भी आपका बिज़नेस एड्रेस है। अगर ये सेम मेलिंग एड्रेस है तो उसको यस कर दें। यहाँ पे अबाउट दिस प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इस मकान में, इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं। अब जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसके प्रूफ भी लगाना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी से मुतालिक जहाँ पे आप रहायश पजीर आपका अपना तो ओनरशिप लगा दें, अगर रेंट पे तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा दें, अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो उसका एफिडेविट लगा सकते हैं। आप कोई अजीज़ है, कोई चाचा मामा अगर कोई भी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कितने साल से रह रहे हैं आप, यहाँ पे 6 साल या जितना भी आपका लिख दें। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसने जो है वो सजेशन दिए हैं कि क्या ये आपका अपना है, आई ओन इट, आई रेंट इट या अदर। अगर आपका अपना है तो आपको ओनरशिप प्रूफ लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्री लगानी पड़ेगी, अलॉटमेंट लेटर लगाना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पर लिया तो रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा, मालिक और आपके दरमियान है। और अगर आपका कोई और स्टेटस है तो यहाँ पे आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। आप अपने क्या नाम है, अपने हस्बैंड के हमरा रह रही हैं उनके मलकियती मकान में, या आप अपने जो है वो चाचू के साथ रह रहे हैं, या जो भी आपका सिचुएशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कि तो मैं लिखता हूँ आई एम रिजाइडिंग, बल्कि विद लिख देता हूँ विद माई पेटर्नल अंकल विच इज दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिम। आप पेटर्नल अंकल का नाम भी लिख सकते हैं आप, मलिक मुदस्सर, ये रफली से लिख दिया मैंने। तो अब इस सूरत में मलिक मुदस्सर की तरफ से आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि ये मेरा भांजा भतीजा जो भी है ये मेरे इस मकान में रिहाइश पजीर है, बस सिंपल। उसका ओनरशिप लगा दें तो बेहतर है, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। पासपोर्ट नंबर मैं रफली से लिख देता हूँ। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान, यानी कंट्री ऑफ, यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि कंट्री ऑफ इशू आ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, या प्लेस ऑफ इशू भी पाकिस्तान है, रावलपिंडी है, जो भी एड्रेस ज़िला भी लिख सकते हैं। इशू की डेट रफली से डाल देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर। ये कोई सिंपल क्वेश्चन है तो मैं स्पीड में कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। तो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर दें। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी वही पाकिस्तान लिख दें बेशक। इशू डेट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें। अब यहाँ पे पूछा, बल्कि मैं आपको बता दूँ, ये हम जब हमने ये स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें एक लिंक आ गया होगा हमारे ईमेल एड्रेस पे। ये देख लें नो रिप्लाई, यहाँ पे लिखा है यूके वीज़ा एप्लीकेशन साइन इन डिटेल। अब यहाँ पे आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो दोबारा आप इसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेंगे। और यहाँ पे लेकिन आपको पासवर्ड वही वाला देना पड़ेगा जो आपने क्रिएट किया था दौरान एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम। तो ये देख सकते हैं आपके वही विंडो खुल गया, तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे वो पूछा जी कि आपकी नेशनलिटी क्या है, क्या है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान लिख देते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ लिख दें, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिख दें और डेट ऑफ बर्थ लिख दें, यहाँ पे सेव कर दें। अब यहाँ पे पूछा कोई और नेशनलिटी आपके पास है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अब यहाँ पे योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका स्टेटस क्या है, आप किसी के पास मुलाजिम हैं, बेशक वो सरकारी आप इदारा है, प्राइवेट इदारा है, या आप खुद से छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं या बड़ा बिजनेस भी चला रहे हैं, तो तब भी वो इस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि यहाँ पे दीगर कोई कैटेगरी नहीं है। स्टूडेंट है तो यहाँ पे, रिटायर्ड है तो यहाँ पे, और अनएम्प्लॉयड है कुछ भी नहीं करते तो यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे अमूमन लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या एम्प्लॉयमेंट उनके पास होती है, तो अब यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल इसका आंसर होता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना मसला नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है कि वो क्या क्या करते हैं। कुछ कहीं के 3 सोर्सेज होते हैं इनकम के, तो यहाँ पे उसको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब वो पूछता है जी आपका व्हाट इज़ योर जॉब। अब एक बंदा प्रॉपर्टी का भी काम करता है, उसकी ज़मीनें हैं, वहाँ से फसलें भी उसको वहाँ से इनकम आती है, क्रॉप्स को उसको सेल आउट करने से, या उसने कोई काश्तकार रखा है वो उसको पेमेंट देता है फिक्स्ड अमाउंट 6 महीनों बाद, या फिर कोई और भी ज़रिया हो सकता है। तो आपने ये कोई किसी की पेंशन भी हो सकती है। लेकिन जो आपका इस टाइम मेन जो बिज़नेस है, जो जॉब है, वो आपने बताना है। तो आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोप्राइटर या ओनर आप लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर ऑफ अल मदीना प्रॉपर्टीज। ये मैंने रफी सा नाम लिखा है कि मैं इस जो बिजनेस है मदीना प्रॉपर्टीज का मालिक हूँ। एक्सप्लेन उसको बाद में किया जा सकता है, इसका लेटर में भी किया जा सकता है। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब। अब यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन है इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल में आपकी आमदन कितनी है। आमदन से मुराद अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दिस जॉब, सिर्फ इस जॉब से जितनी आमदन है आपने वो बतानी है, क्योंकि
अगर आप टोटल यहाँ पे इनकम लिख देंगे तो तब भी गलत हो जाएगा। बैंक वो वीज़ा ऑफिसर बैंक को जब देखेगा स्टेटमेंट को तो वो मैच नहीं करेगा, तो आपका वीज़ा डायरेक्टली सिंपल रिफ्यूज़ कर देगा। वो कहेगा जी आपकी इनकम इतनी है, ये इतनी ट्रांजेक्शन कहाँ से आ रही हैं, या ट्रांजेक्शन कम है, या जो भी है मैच नहीं करेगी तो आप वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो यहाँ पे आप कहते हैं जी यहाँ पे आपकी इनकम सालाना, अगर एक महीने की आपकी इनकम लाख रुपए है तो साल की 12 लाख होगी, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो 12 लाख यहाँ पे लिख दिया, 12 लाख लिख दिया पी के आर में। यहाँ पे भी देखना कि जीपीबी में ना कन्वर्ट हो जाए, बल्कि पी के आर में लिखें। ये लिखने के बाद अब वो पूछता है कि आपकी कोई और दीगर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, और अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें, बता दें। तो अगर किसी की जो है लैंड से जो उसकी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से क्रॉप्स फसलें वगैरह आती हैं या कशकार है तो वहाँ से इनकम आती है, तो वो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर रेगुलर इनकम। अब इसमें वो जो है पेंशन का अगर किसी की आ रहा है तो पेंशन को भी स्पेसिफाई कर सकता है, कोई रिटायर्ड है उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या कोई और अलाउंस उसकी फैमिली मेंबर वगैरह भेजते, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन अगर अनदर इनकम है जो क्रॉप्स का आपको मैंने बताया, किसी की ऐसे भी हो सकती है, तो अनदर इनकम में उसको जो है वो क्लिक कर दें और यहाँ पे जो है द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट इन ईयर, यहाँ पे भी आपने सालाना इनकम बतानी है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपकी 6 लाख रुपए सालाना है, 6 लाख रुपए, 6 लाख ही हो गए, 12 लाख हो गए, ये हो गए टोटल 18 लाख। अब आपकी अगर टोटल यही इनकम है तो आपने इसी जो 12 6 18 लाख को एक्सप्लेन करना है कि आपकी किस तरह है, कैसे है, खर्चा कैसे होता है, कितना होता है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट से उसको मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसके बाद वो पूछता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है। सेविंग्स में यहाँ पे वो वाली अमाउंट लिखी जाएगी जो आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम मौजूद है लिक्विड फंड की शक्ल में। अब बैंक अकाउंट में आपके मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो 20 लाख रुपए चूंकि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की करेंसी में वो कह रहा है, पी के आर में नहीं कह रहा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 लाख रुपए को। यहाँ पे पी के आर टू जीपीबी यहाँ पे करेंगे गूगल में, तो 20 लाख रुपए यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तान रुपए में, तो ये तकरीबन 10,000 पाउंड बन जाते हैं, 10,000 एक पाउंड। तो यहाँ पे आप 10,000 पाउंड लिख सकते हैं कि मेरे पास 10,000 पाउंड जो है वो लिक्विड फंड में मौजूद है, सेविंग्स में मेरे बैंक अकाउंट में एक है। तो तभी लिख दें, अगर दो बैंक अकाउंट का मिला के है तो दोनों बैंक अकाउंट का मिला के लिखें, जितनी भी आपका लिक्विड फंड है 3 है तो तीनों का मिला के करें। तो यहाँ पे लिख दिए, तमाम चीज़ समझ आ गई। और अगर कुछ कोई इनकम नहीं है आपके पास कोई, तो यहाँ पे आप आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग लिख सकते हैं। सेविंग भी नहीं है तो, लेकिन सेविंग तो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी। अगर डिपेंडेंट है किसी पे तो फिर तो आप ये लिख सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे पूछ रहा है अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, ये भी एक जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या लें आप, हाउ मच मनी यूर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द यूके। अब यूके में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने पहले तो एस्टिमेट करना है कि आप कितने दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपका खर्चा कोई बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, सारा खर्चा आपने करना है, या कोई स्पॉन्सरशिप आपको डिक्लेरेशन दी है किसी अजीज भाई दोस्त वगैरह ने, जिसमें वो बता रहा है कि ये खर्चा मैं इसका बर्दाश्त करूंगा ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ड्यूरिंग स्टे। तो इस सूरत में अब 2 क्वेश्चन है, या अगर तो कोई खर्चा बर्दाश्त कर रहा है तो आपका खर्चा यहाँ पे कम होगा, आपने कम लिखना है। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी लिख सकते हैं, पीकेआर में भी लिख सकते हैं। तो अब अगर तो आपने किसी होटल में ठहरना है तो आप हिसाब लगा लें कि यहाँ से आना जाना राउंड जो टिकट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए का टिकट हो गया। फिर आपके वहाँ पे जो खर्चा है वो समझ लें खाना पीना सारा कुछ उसी के ज़िम्मे है। तो लेकिन फिर भी अगर लाख रुपए आपका जो टिकट का है या 1.5 लाख रुपए, क्योंकि होटल की बुकिंग इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप लाख रुपए लिखें, 1 लाख रुपए लिखा तो यहाँ पे 500 पाउंड बन गया। आप यहाँ पे 500 की जगह 1000 लिख सकते हैं, हल्का फुल्का और भी खर्चा हो सकता है। 1000 की जगह 1500 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करके लिख दें। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपका खर्चा कोई दीगर रिलेटिव बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन नहीं है आपके पास किसी भी किस्म की, आपने वहाँ पे होटल बुकिंग की हुई है, तो फिर इस सूरत में लाख रुपये तो आपका वो हो जाएगा जो आपका यहाँ से टिकट है। और जो अगर जो होटल बुकिंग आपने की है तो होटल बुकिंग भी आप देख लें कि कितने दिनों की है, उसका क्या रेट है, उस होटल का क्या रेट है। जितने दिन ज़्यादा होंगे, जितने स्टे ज़्यादा होगा, उतने हिसाब से उसका ज़्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये ये हो गया और 1 लाख रुपए होटल का हो गया, तो 2 लाख रुपए ये हो गए। इसके बाद खर्चा भी आपने जारी बात वहां पे करना है, खाना पीना करना, तो वो 2 लाख मजीद और ऐड कर दें, तो टोटल 4 लाख रुपए इस केस में हो जाएगा अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। तो 4 लाख रुपए को जब आप जीपीबी में कन्वर्ट करेंगे
तो ये तकरीबन 2000 पाउंड बन जाता है। तो 2000 पाउंड यहाँ पे लिख सकते हैं, 2500 पाउंड भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे भी होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में इससे 2-3 गुना ज़्यादा होने चाहिए, ताकि कुछ आपके पास सेविंग बचे भी। वीज़ा फीस ये ना समझे कि 2000 पाउंड आपके पास पड़े हैं और सारे खर्च करके आएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2000 पाउंड लिख सकते हैं। उस सूरत में जब आपका सारा खर्चा खुद आप करेंगे, या 2500 पाउंड लिख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे आप 1000 पाउंड लिख सकते हैं कि सिर्फ टिकट और बाकी हल्का फुल्का खर्चा है। तो यहाँ पे लेकिन स्पॉन्सर अगर कर रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल और तमाम डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट वगैरह, वो क्या करता है तमाम चीज़ें। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, अब यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज़ योर अमाउंट मनी यू स्पेंड ईच मंथ। अब यहाँ पे आपका वो खर्चा होगा जो आप टोटली कुली तौर पे खर्चा करते हैं। इसमें आपका रेंट एग्रीमेंट, रेंट भी आ सकता है, अगर मकान किराए पे अपना है तो फिर तो नहीं आएगा रेंट। आप बच्चों को कितना पे करते हैं या कोई भी बिल वगैरह अदा करें, तमाम एक्सपेंसेस आप जो है वो जो आपके खर्चा होता है वो बच्चों की पढ़ाई पे और तमाम चीज़ें, वो आपने टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे पीकेआर में भी लिख सकते हैं। आपका मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे हमने लिखी थी कि 18 लाख रुपए आमदन है, 12 लाख रुपए हमारी प्रॉपर्टी से आती है, 6 लाख रुपए हमारी आती है क्रॉप से या जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन उस वक्त में आपको एग्रीकल्चर लैंड के प्रूफ ऑफ ओनरशिप भी लगाना पड़ेगा, फर्द वगैरह लगाना पड़ेगा और फर्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारी जो खर्चा है, अब 18 लाख अगर हमारा साल का है तो हमारा 1.5 लाख रुपए एक महीने का जो हो जाएगा उसकी आमदन। तो खर्चा हो सकता है 80,000 हो सकता है 70,000 हो सकता है 50,000 हो, बाकी सेविंग्स हो। लेकिन अगर 70,000 खर्चा है तो 80,000 रुपये आपके पास सेविंग भी होनी चाहिए। अगर नहीं है, आपने दीगर कोई और बड़ी खर्चा करी, तो उसको आपने बताना है कि हमारा हमने ये प्लाट परचेज कर लिया था, ये कर लिया था, तो आपने उसको बाकायदा एक्सप्लेन करना है। नहीं तो वीज़ा ऑफिसर कहेगा नहीं आपके इनकम और जो है ये भी जो मैच नहीं कर रहा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपकी इनकम इतनी है या एक्सपेंसेस जो भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं जो खर्चा करता हूँ वो 70,000 है, जितना भी आपका खर्चा आप यहाँ पे लिख दें, और बाकी को आपने जस्टिफाई ज़रूर करना है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एहतियात से। पेइंग फॉर योर ट्रिप, विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप वीज़ा विजिट। अगर कोई आपकी इस ट्रिप के लिए पे कर रहा है, बेशक वो आपका एम्प्लॉयर है या वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, कुछ ये पेमेंट कर रहा है, या कोई जो है आपका दोस्त अजीज है जो कुछ कैश अमाउंट में पे कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखें। अगर सिंपल पे स्पॉन्सर है, वहाँ पे उसने कोई मतलब आपको कैश वगैरह नहीं देनी, सिंपल वहीं पे खर्चा वगैरह करना है, तो यहाँ पे बेशक आप यहाँ पे नो करने कोई इशू नहीं, अब बाकी आप खर्चा यहाँ से आप खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी आप खुद डिपेंडेंट है किसी अपने मतलब वालिद पे या तो, और वालिद सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपने यहाँ पे यस लिखेंगे और वालिद का जो है नाम वालिद यहाँ पे जब आप आगे फुल एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा अनदर पर्सन में, सॉरी यहाँ पे समवन आई नो फैमिली और फ्रेंड। तो इसको बैक करते हैं। अगर अब चूंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंट का नहीं डिटेल, ये हम फॉर्म भर रहे हैं, खुद बंदा काम करता है, पैसे कमा रहा है, 18 लाख रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो है कोई पे नहीं कर रहा, हमें पे नहीं कर रहा। स्पॉन्सर बेशक है, ठीक है, वो अपनी वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वहीं पे मैं सपोर्ट करेगा खाने पीने की और अकोमोडेशन की, उसके घर की डिटेल भी आपने लगा देनी है। योर प्लान्ड अराइवल डेट, अब यहाँ पे जिस डेट को आपने अराइव करना है, ये आपने एस्टिमेट खुद लगाना है कि आपने अब आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन ये महीना सवा महीने का प्रोसेस होता है सारा, जिसमें आपका वीज़ा जो वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट है वो भी मिल जाती है और डिसीजन भी आ जाता है। 15 दिनों का टाइम लगता है डिसीजन आने में, तो आप तकरीबन 1 महीने के बाद की डेट डाल सकते हैं। आज अगर मिसाल के तौर पर है जी 24/2, तो आप 24/3/2020 कर देते हैं, और 24 से आगे जो है 30/3/2020 तक आपका ये 6 दिनों का ट्रैवल आप ये कह सकते हैं कि 6 दिन मैंने रहना है या 8 दिन रहना है, 10 दिन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि आपके जो है वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन, अगर वो बात करना चाहे तो आपको कौन सी लैंग्वेज सूट करेगी। आप इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, पश्तो कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है वो लिख सकते हैं, जो भी आपको ईज़ी है आपने स्पेसिफिक वो आंसर देना है। मैं इसको इंग्लिश ही कर देता हूँ। मेन रीजन फॉर योर ट्रिप, आपका मेन पर्पस क्या है। एक तो होता है सिंपल टूरिज्म, घूमना फिरना या फिर फैमिली फ्रेंड को मिलने जाना, तो यहाँ इस कैटेगरी में आता है। बिजनेस से रिलेटेड कोई छोटी मोटी मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो इसमें आ जाएगा। ट्रांजिट है, ट्रांजिट अगर यूके से हो के किसी और कंट्री में जाना है, मेन डेस्टिनेशन आपकी कोई और कंट्री है, तो फिर यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह आप अपनी जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा अपना प्राइवेट मेडिकल कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अपना अगर यहाँ पे आपने किसी और का ट्रीटमेंट करवाने जाना है या पर्पज़ आपका कोई और है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अदर में जाके आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने बेटे का इलाज करवाने जा रहा हूँ वहाँ पे, और मैंने उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट भी ले लिया है होटल से, सॉरी क्लिनिक से या हॉस्पिटल से, या फिर मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो वो आप विजिटिंग फैमिली फ्रेंड में भी उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, और उसमें मेन पर्पज़ आगे आ जाएगा। तो मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब वो लिख रहा है जी आपने सिंपल घूमना फिरना है या फैमिली फ्रेंड को यानी दोस्तों को मिलना है या फैमिली को, तो हम यहाँ पे फैमिली को कर देते हैं। चूँकि फैमिली का वेट ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करेंगे फैमिली स्पॉन्सर ही हो तो बेहतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम गोइंग टू अटेंड ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर नेमली अब वो हमने बता दिया कि मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूँ मेरे भाई की बेटी की जिसका नाम ये है, और इस ज़मन में उन्होंने हमें जो है वो इन्विटेशन भी भेज दिया है, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन भी अगर भेजा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन, इन्विटेशन / स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन। और यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में कौन से हो सकते हैं, उनके स्पॉन्सरशिप, अगर उन्होंने डिक्लेरेशन भेजी है तो उनका स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन हो जाएगा, उनके पासपोर्ट की कापी हो जाएगी, उनके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल हो जाएगी, उनके वो क्या करते हैं बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर उन्हें खर्चे की वो लिखा है, और अकोमोडेशन भी अगर प्रोवाइड करना है तो उनके घर की भी डिटेल बता दें, उनके ओनरशिप प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट जो भी उनके पास है कि स्पेस भी है कि नहीं है। तो सेव एंड कंटिन्यू भी कर दें। और यहाँ पे योर करंट पार्टनर, चूंकि हमने पीछे मैरिड लिखा तो यहाँ पे अपने जो है अगर स्पाउस का नाम लिख दें तो मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, रफली सा उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, और यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी पाकिस्तान कर देते हैं, जो भी उनकी नेशनलिटी है। अब ये पूछ रहा है कि विल दे बी ट्रैवलिंग टू यू विद यू टू यूके, अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अगर यस करेंगे तो उनका पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर दें, नहीं तो अकेले जा रहे हैं तो यस कर दें। और यहाँ पे वो एक और क्वेश्चन है कि डू यू करेंटली लिव विद यू, अगर आपके साथ वो रह रही हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन, ये भी बहुत क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बंदे का वीज़ा बल्कि उसकी फैमिली का वीज़े रिफ्यूज़ इसी वजह से होते हैं कि उसने कहा था कि मेरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसका अपना तो वीज़ा बड़ी आसानी से मिल गया था उस टाइम अपने अप्लाई किया था, लेकिन जब उसने बाद में फैमिली का अप्लाई किया, क्योंकि उसने अपने फॉर्म में लिखा था कि मेरे पे डिपेंडेंट कोई भी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे मतलब कोई भी नहीं है, लेकिन जब बाद में बीवी बच्चों का अप्लाई किया गया तो बीवी बच्चों ने कहा जी कि हम अपने मतलब वालिद पे या हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर ने देखा कि ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, उसके जो मतलब उस शख्स है उसने तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा था कि मेरे पे कोई डिपेंड नहीं, तो उन्होंने तमाम के तमाम वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए सिर्फ इस येस और नो को करने के, और दीगर फिर वजूहत भी आगे उसने एक्सप्लेन की जो उसने महसूस की। तो एक ये वजह भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे अगर कोई डिपेंड करता है आप पे फाइनेंशियली तौर पर, तो यहाँ पे आप यस लिख। अब यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, जाहिर बात है अगर शादीशुदा है तो उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आप पहले लिख दे वाइफ, अगर 2 वाइफ्स हैं तो 2 वाइफ लिखें, 3 तो यहाँ तमाम उसकी डिटेल लिखें जो आप पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गिवन नेम, सारे लिख दिए, उनके डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, रफली सा लिख रहा हूँ, आपके साथ रह रही हैं और यस कर दें, ट्रैवल कर रही हैं साथ, अगर नहीं करी तो नो कर दें। अब यहाँ पे पूछेगा कि और डिपेंड आप पे करता है, तो मैं लिखता हूँ यस, बच्चों के नाम लिख दें, यहाँ पे कोई भी पहले उसका रिलेशन लिख दें कि बेटा है, अगर बेटी है तो बेटी लिख दें, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें आप, और यहाँ पे अगर आपके साथ रह रहा है तो ठीक है यस कर दें, ट्रैवल नहीं कर रहा तो नो कर दें, अगर कर रहा है तो यस कर दें, पासपोर्ट नंबर दे दें उनका। अब यहाँ पे कोई और इसी तरह आप डिपेंडेंट ऐड करते जाएंगे, साथ साथ 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सारे एफआरसी में ये रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए, अपने एफआरसी भी साथ लगानी है, तो यहाँ पे नो कर दें जहाँ पे भी आपकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। अब वो पूछा जी कि वालिद वालिदैन की डिटेल, पहले फादर को क्लिक कर दें, तरतीब से चलें, यहाँ पे लिख दें जी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, नेशनलिटी लिख दें पाकिस्तान, आपके उनके हमेशा जो है पहले भी सेम ही नेशनलिटी थी तो आप यहाँ पे लिख देते हैं यस, और अगर यहाँ पे फिर मदर का नाम लिख दें, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, नेशनलिटी लिख दें, क्या उनकी सेम नेशनलिटी थी पहले भी यस कर दें,
ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये तो मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ। फैमिली हु लिव्स इन द यूके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या लें आप, जो भी फैमिली आपकी वहाँ पे रह रही है, फैमिली में अब यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, सिविल पार्टनर है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसमें से कोई भी आपका फैमिली मेंबर वहाँ पे रह रहा है तो आप यस कर दें, उसको जो है वो डिटेल दे दें कि मेरा जो है यहाँ पे भाई रह, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा कि मैं भाई की शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, भाई की बेटी की शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दें कि मेरा भाई रह रहा है। उसका आप नाम लिख सकते हैं जी, खान मोहम्मद, वैसे ही रफली से लिख दे पाकिस्तान। उसकी नेशनलिटी अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न है तो यहाँ पे आप ब्रिटिश सिटीज़न लिख सकते हैं, और अगर उनकी जो भी पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टाइम लिख लेता हूँ ब्रिटिश सिटीजन, ओके कर रहे हैं यहाँ पे, सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछा जी अदर रिलेटिव हु लिव इन, कोई और भी आपके पास रिलेटिव जो है वो यूके में रहते तो है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, किसी आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं तो यहाँ पे नो करने। इंडिविजुअल हैं आप, एक हैं, दो हैं, तीन बंदे जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं तो आप नो करने, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब वो पूछता जी विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर स्पाउस आर डिपेंडेंट, तो अगर किसी और के साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं जो आपका पार्टनर या स्पाउस या डिपेंडेंट नहीं है तो आप नहीं ट्रैवल करें तो आप नो कर दें, तो यस कर दें। तो यहाँ पे मैं नो करे तो मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ। और यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेइंग विद यूके, क्या आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि आपने पीछे बताया था कि आप अपने विल यू बी स्टेइंग यूके, अगर तो आप अपने इस भाई के साथ रह रहे हैं, उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि वहाँ पे आपका जो फैमिली मेंबर है वो कोई है, कोई बेशक भाई है जो भी है, तो यहाँ पे अगर उसके साथ आपने स्टे करना है तो यहाँ पे उसको चेक मार्क कर दें। अगर आपने यहाँ पे स्टे नहीं करना, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो यहाँ पे अनचेक कर देना है और यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू आई विल बी स्टेइंग विद माई फैमिली मेंबर अनदर फैमिली। अगर यहाँ पे किसी और फैमिली मेंबर के साथ स्टे करना है जो वहाँ पे है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आप अगर किसी होटल में रहना है तो आप यहाँ सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब वो पूछता है जी कि अगर आपने उसके अपने भाई के साथ नहीं रहना तो आपके पास कोई और अकोमोडेशन है, तो हम कहते हैं जी हमारे पास है, ज़ाहिर बात होनी भी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए उस सूरत में। तो यहाँ पे आपने होटल का नाम डाल देना है, मैं आपको सिंपल सा हॉलीडे, यहाँ पे रफली सा उसका एड्रेस लिख दिया, सिटी टाउन लंदन लिख दिया, और यहाँ पे अराइवल की डेट वही डालनी है जो आप होटल बुकिंग आपके पास होगी। मैं मिसाल के तौर पर डालता हूँ 24/3/2020 और 30/3, मैं सारा जो स्टे है मैं यहीं पे करूँगा, सिर्फ उसकी शादी अटेंड करने वहाँ पे जाऊँगा, बाकी स्टे मेरा होटल में है। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उनके घर की डिटेल लगेंगी यहाँ पे, फिर इस सूरत में आपको होटल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर अकोमोडेशन जो कि कोई और आपकी अकोमोडेशन है, ये उस सूरत में क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा जब आपने मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करना हो, मुख्तलिफ सिटीज़ में दूर दूर दराज के होंगे, तो ज़ाहिर बात है अब 1 महीने का स्टे है तो एक ही होटल में बहुत मुश्किल हो जाता है। जगह जगह पे आपने मुश्किल 2-3 जगहों पर जो आपकी वो होटल बुकिंग होनी चाहिए उस सूरत में, और तो यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर दें। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, आप अगर 10 साल में पिछले यूके में आप रहे हैं तो आप इसको यस कर दें, कितनी दफ़ा रहे हैं, 1 2 3 दफ़ा, तो यहाँ पे उसको बता दें कि मैं 1 दफ़ा रहा हूँ, नहीं रहे तो नो कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब वो पूछता है जी कि क्या आप 10 सालों में इन कंट्रीज़ में आपने विजिट किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन इकनॉमिक एरिया। अब यूरोपियन इकनॉमिक एरिया आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री आती है, बेल्जियम वगैरह, इस तरह के माल्टा, नीदरलैंड वगैरह, यूके। अब इसको अगर तो आपने ट्रैवल किया है तो आप बता दें कि मैं 1 दफ़ा गया हूँ, 2 से 5 दफ़ा गया हूँ, या 6 से ज़्यादा दफ़ा गया हूँ। अगर बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया इन कंट्री में तो नो का 0 कर दें और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू में कर दें क्लिक। इसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, इसमें दीगर कंट्री शामिल है, इसमें यूके भी शामिल नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड जो आप पीछे कनाडा जो नाम वगैरह आपको मैंने बताए थे उसमें वो शामिल नहीं है, इसमें सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, इस तरह की कंट्रीज शामिल है। तो अगर आपका कोई और मलेशिया वगैरह कोई और ट्रैवल है तो आप उसको यस कर दें। मिसाल के तौर मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे मलेशिया, मैं मलेशिया गया हूँ और उसका पर्पस बता दें, मैं घूमने फिरने गया था वहाँ पे या फैमिली को मिलने गया था, तो यहाँ पे आप बता दें कि मैं 1/1/2018 में गया था और वापस मैं 6/1/2018 को आ गया था, 6 दिनों बाद वापस आ गया था और घूमने फिरने गया था। अब यहाँ पे कोई और ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, किसी और कंट्री में ट्रैवल किया तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। मैं नो कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन हिस्ट्री फॉर आइदर यूके और हैव यू एवर बीन रिफ्यूज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये काफ़ी सारे देखते हैं क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, क्या आपकी एंट्री रिफ्यूज़ हुई, परमिशन टू स्टे रिफ्यूज़ हुआ, असाइलम के लिए अपने जो एप्लीकेशन फाइल की वो रिफ्यूज़ हुई, या आप डिपोर्ट हुए, कोई भी आपके साथ मसला मसाइल हुआ तो आपने लाजमी इसको यस करना है, नो नहीं करना। छुपाएंगे तो आपके लिए और
मसला मसाइल बनेगा। तो आप अगर रिफ्यूज़ हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह के मसला पेश आया, तो आप यस करेंगे। और यहाँ पे लिख दें जी कि आपके साथ मसला क्या पेश आया। अब हमने कहा जी हमारे साथ मसला मसल पेश आया था, तो आप लिख सकते हैं मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई। अमूमन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, कोई डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होते हैं, यहाँ पे इस पर चेक मार करके यहाँ पे लिख दीजिए कि किस किस कंट्री की हुई। यूके की हुई तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लिख दें। तो यहाँ पे अब वो पूछता है डू यू हैव एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन विच इज़ येट टू बी हर्ड आर इज़ अवेटेड फॉर जजमेंट। क्या आपने उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल की थी तो, और जो अभी भी वेट में है, तो हम कहते हैं नो। अगर यस है तो यस कर दें। और व्हेन डिड, अब वो पूछता जी आपका ये रिफ्यूज़ल कब आया, तो आप कह जी एक महीना बता दें, 6/2019 में मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई वीज़ा एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ये जो भी वजूहात हो सकती हैं आप लिख सकते हैं। और अब अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने उसको जस्टिफाई ज़रूर करना है अपने कवरिंग लेटर में। यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि इस तरह हुआ था और उसके बाद ये वजूहात थी और अब मैंने फुलफिल कर लिए हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, या जो भी उसने ऑब्जेक्शन रेज़ किया उसके कंसर्न को दूर करना ज़रूरी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अदर इमिग्रेशन प्रॉब्लम, अब वो पूछा कोई और डू यू हैव एनी अदर इमिग्रेशन प्रॉब्लम फॉर आइदर यूके और एनी कंट्री। कोई और आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, किसी और कंट्री का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या यूके का भी दोबारा कोई हुआ, तो आप वो तमाम अपने डिटेल उसको बतानी है स्टेप बाय स्टेप। नहीं हुआ तो आप नो कर दें। अब ब्रीच ऑफ यूके, क्या आप यूके में इलीगल तौर पर जो है वो दाखिल हुए या बियॉन्ड दी वैलिडिटी आप रहे, जो आपकी वीज़ा एक्सटेंशन थी उसके अलावा भी, यानी कि वीज़ा एक्सपायर हो गया था उसके बाद भी, या कोई ब्रीच कंडीशन आपने की है, तो अगर की है तो यहाँ पे यस कर दें। नो नहीं करना उनके रिकॉर्ड में हो सकती है तो आपके लिए मसला बनेगा, तो यहाँ पे आप नो कर दें और या यस भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब पूछा कोई कन्विक्शन आपके है, आपने कोई क्रिमिनल पेनल्टी आपके पे हुई या कोई अरेस्ट वगैरह हुए या कोई चार्ज, तो ये तमाम चीज़ पढ़ें, और अगर ऐसा केस हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड कंट्री, अब वो पूछता है जी कि यू मस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन इन आइदर पीस और वार, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। क्या आप कोई जो है वो सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट और वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कोई भी आपने कोई ऐसा क्राइम किया है ह्यूमैनिटी के खिलाफ वगैरह, तो आप उसको अमूमन नो ही होता है, तो आप इसको क्वेश्चन को स्पेसिफिक इसको दे के उसको, ये सारे वो वाले जो हैं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में काम किया है या कोई आप किसी ऐसे जो है उसके मेंबर तो नहीं रहे, किसी दहशतगर्द तंजीम के, ये तमाम क्वेश्चनों को आप पढ़ें, उसको स्पेसिफिक आंसर देते। मैं नो करता जा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका वेट जो है कंज्यूम ना हो। ये सिंपल यस नो वाले हैं, और आपने एक एक क्वेश्चन को आंसर उसको उस हिसाब से देखना है। आपके करेक्टर के बारे में ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। अब वो पूछता जी योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी एम्प्लॉयमेंट, हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर, अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, तो यहाँ पे आप उसको चेक कर दें और उसको बता दें, तफसील बता दें। नहीं किया तो यहाँ पे आप कह दें आई हैव नॉट वर्कड एनी ऑफ दी अबव जॉब्स। जुडिशरी में काम किया, ये मीडिया में, तो आप उसको बता सकते हैं। अब वो पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, ये आप ये समझ लें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन अगर आपके पास से जो आपके सर्कमस्टेंसेस आपने यहाँ पे लिखना है तो लाजमी लिखना है, बड़े अच्छे तरीके से लिखना, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका कवरिंग लेटर बेशक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो ये, क्योंकि यहाँ पे 1000 कैरेक्टर्स तक अलाउ होता है और यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है जो आप पिछले एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिख सके। अब मिसाल के तौर पर आपने बताया जी कि मेरी क्रॉप्स, यहाँ पे पीछे आपने ये नहीं बताया कि क्रॉप से इनकम आती है, आपने सिर्फ ये बताया कि मेरी अदर इनकम है जो 6 लाख रुपये है। अब 6 लाख रुपये आपने यहाँ पे बताना है कि आई एम ओनर ऑफ लैंड इन डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, जहाँ पे आपकी है फ्रॉम आई एम डिराइविंग हैंडसम इनकम। जितनी भी आपकी इनकम है वो आप हैंडसम लिख सकते हैं अगर अच्छी इनकम है तो।
पीछे हमने बता दिया कि हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम में कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट दी है तो यहाँ पे आप वो लाजमी एक्सप्लेन करें कि मैंने जो है प्रॉपर्टी रेंट आउट पे दी है, मेरी इतनी मकान है, 4 दुकानें हैं, इस जगह वाक़ हैं, इनका किराया है, मतलब इतना इतना किराया है, और रेंट एग्रीमेंट भी हमारे पास है, उर्दू में तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आपने ज़रूर लिखनी है। उसको कोशिश करें 1000 कैरेक्टर पूरे कर दें आपके केस को। अगर सिंपल एक बंदा एम्प्लॉय है, कोई आमदन नहीं है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं लिख सकता, कोई इशू नहीं। लेकिन ये मुख्तलिफ सोर्सेज आप इनकम है। इसके अलावा यहाँ पे वो आप डिटेल लिख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपकी कोई बड़ी हैवी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, तो वो वीज़ा ऑफिसर देखेगा जी ये तो इसका जो है ये 30 लाख रुपए किधर से आ गए या 45 लाख किधर से आ गए। तो आप बता सकते हैं जी मैंने गाड़ी बेची थी, मैंने ये प्लॉट बेचा था, उसका ये सेल एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दी हैवी अमाउंट ऑफ रुपीज़ 65 लाख रुपए या जितने भी है, ठीक है ना, मैं वैसे रफली से लिख रहा हूँ, डिपॉजिटेड इन माई बैंक अकाउंट ऑन 1/1/2019 इज द अमाउंट obtained from selling out my land measuring 10 मरलास, ठीक है ना, मरलास situated in खानेवाल। अब प्रूफ इज एनेक्स। तो इस तरह आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह कोई भी आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई तो आपने लाजमी एक्सप्लेन करना है। नहीं तो ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन उसको देखते हैं, अमूमन बैंक स्टेटमेंट को ही जो है वो खातर में लाया जाकर वीज़े को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, वो क्योंकि मैच नहीं करती। वो कहते हैं जी आपने बताया कुछ है लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ लोग कैश में रखते हैं अमाउंट और बैंक स्टेटमेंट में, बैंक अकाउंट में नहीं डालते, तो वो भी अपने जस्टिफाई करना है कि उसके कैश कितनी आती है, बैंक में कितनी आती है, कैसे। तो वीज़ा फिर से सेटिस्फाइड हुआ तो आपको वीज़ा दे देगा, नहीं तो रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये आपका सिंपल जो है ये आपका फॉर्म होगा, आपने इसको रिव्यू कर देना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला एंड वाला जो है कॉलम है, इसको बड़े ध्यान से आपने फिलअप करना है और बताना है, सारे मामलात को तय करना है। इसके अलावा आपका कवरिंग लेटर भी बनेगा जिसमें अपने तमाम अपने जो फैक्ट्स बताने हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, बच्चे कितने हैं, ज़ेर तालीम है नहीं है, एक बड़ी डिटेल्ड जो है, ताकि उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए वीज़ा ऑफिसर का। तो ये लिखने के बाद अब जो आप यहाँ पे इसको बाई नेम, यहाँ पे जो नाम है उसको डाउनलोड PDF फाइल में करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप हो गया लेकिन सबमिट नहीं हुआ। ये अभी जो है वो एडिटेबल फॉर्म इस टाइम है, आप एडिट कर सकते हैं, इसमें तरमीम कर सकते हैं, कोई भी गलती है, कोई नाम वालियत एड्रेस की या कोई भी आप देख सकते हैं, इसमें तरमीम कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोबारा जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पे आपने कर लिया, इसको जब आप आगे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो यहाँ पे वो पूछा कि पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है, तो यहाँ पे उसको ओके करें। पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपको लाजमी बायोमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कि विजिटर कंडीशन, इफ़ योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल देयर विल बी कंडीशन और वीज़ा टू लीव। ये तमाम आप इसको जो पढ़ लें, इफ़ यू स्टे इन यूके विदाउट परमिशन यू कैन बी डिटेन्ड, आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये आप डिक्लेरेशन इसको पढ़ें कि क्या क्या इसके नतीजे हो सकते हैं अगर आपने कोई कंसीलमेंट की या गलत बयानी की है, तो उसको बिल्कुल आप उसको कन्फर्म करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो डिक्लेरेशन भी इसको देख लें कि आपकी जो एज कितनी है, आप 18 साल से उम्र है, ऊपर है या कम है, अंडर एज है, ठीक है। यहाँ पे मैं 18 ईयर्स कर देता हूँ, इसको अब कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप ऑप्शन पूछा कि आपने 6 महीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 साल के, 5 साल के, 6 महीनों के लिए 20 के करीब फीस होती है, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें। पहली दफ़ा आप अप्लाई करें तो 6 महीने के लिए ही करेंगे, इससे ज़ायद ना करें। अगर प्रायोरिटी सर्विस में करेंगे तो आपका तकरीबन इतने 20,000 रुपये के करीब खर्चा आएगा, और अगर स्टैंडर्ड में, और अगर प्रायोरिटी में करेंगे तो 65,000 रुपये के करीब खर्चा आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे करता हूँ। अब यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो भी आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मास्टर है, तो आपने उसके थ्रू इसको पे करनी है फीस, कंटिन्यू वर्ड पे बैंक। तो ये जब आप वीज़ा फीस को पे करेंगे तो उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाएगा चेकलिस्ट डाउनलोड का। आप चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक प्रोवाइड करने के लिए आपको VFS की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ना करें, या डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाएं, आप पे डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट लेने के बाद। तो वहाँ पे आप अपने जो है पासपोर्ट जमा कराएंगे बायोमेट्रिक के लिए, और आपको 10-15 दिनों में बाद वीज़ा आ जाएगा अपॉइंटमेंट के बाद। तो इस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चूँकि हमारा आज का टॉपिक सिर्फ फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड था कि आपको फॉर्म फिलिंग का बताना है कि कैसे प्रॉपरली तरीके से फिलअप किया जा सकता है। तो बस यही था, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और वीडियो अपलोड करता रहूँ।